आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले हमारी एक आईजीए नेफ्रोपैथी पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट हुई जो कि इंडियन है और अमेरिका में मुकीम है। इस पेशेंट को हमसे सेकंड ओपिनियन अपने अमेरिकन नेफ्रोलॉजिस्ट को छोड़कर इसलिए लेनी पड़ी कि इनके अमेरिकन नेफ्रोलॉजिस्ट ने मरीज़ को आईजीए की स्टैट्स के बारे में, आईजीए के प्रोग्नोसिस के बारे में इतना परेशान कर दिया था, इतना डरा दिया था कि मरीज़ का दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ूं, जो मेरी मंगनी होने वाली है उसको मैं ख़त्म करूं, जो मेरी शादी होने वाली है उसको मैं भूल जाऊं और मैं कोई जोगी बन के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरा टाइम अगर 5 नहीं तो 10 साल बाद आ जाएगा, नहीं तो 15 साल बाद आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के डरावे वाले नंबर और परेशान कुन नंबर हमारे पाकिस्तानी और इंडियन नेफ्रोलॉजिस्ट भी पेशेंट को बताते हैं। मेरी समझ में ये सारे नंबर अगर गलत नहीं हैं तो अभी के लिए इररेलेवेंट हैं। अब आप कहेंगे कि यार मेरे बुज़ुर्गों की तरह कि तू कल्ला ही सियाना है, बाकी सारे डॉक्टर पागल हैं। तो बिल्कुल वो पागल नहीं हैं, वो सिर्फ सोए हुए हैं और गलत नंबर कोट करके आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आजकल की जंग का अंदाज़ा घोड़े की स्पीड से लगाएं, टैंक या मिसाइल की स्पीड के बजाय। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं आपको डिसाइड करने दूंगा। हम आगे एपिसोड में चल के आईजीए नेफ्रोपैथी की लेटेस्ट ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, पुराने नंबर डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो नंबर जिनकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि कब आपका गुर्दा मुकम्मल फेल हो जाएगा, आईजीए के मामले में हमारे पास है ही नहीं, क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। वीडियो में जंप इन करने से पहले फटाफट से मैं आपको वार्निंग दे दूं। रिसेंटली मैंने कुछ पेशेंट देखे जो कि हमारे पास तकरीबन वीडियोस एपिसोड्स को एक 1.5 साल देखने के बाद आए और इस दौरान वो किसी और नेफ्रोलॉजी से ट्रीटमेंट करा रहे थे, अपना गुर्दा तबाह कर रहे थे। उनसे मुझे 2 शिकवे हैं। पहला, अगर वो हमारी एपिसोड देख रहे हैं और उसमें जो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं एक एपिसोड में भी आपको नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, मेरे पास आएँ, क्योंकि मैं इस इन्फॉर्मेशन को इररेलेवेंट या मार्केटिंग या बिजनेस नहीं बनाना चाहता। लेकिन एटलीस्ट जो मैं आपको गोल देता हूँ, अपनी क्रिएटिनिन को मॉनिटर करें, अपने प्रोटीन यूरिया को मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल, फैमिली स्क्रीनिंग। अगर आप ये सारा कुछ नहीं करते या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको नहीं करने देता, तो फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट फ़ौरन चेंज करें, क्योंकि जो सर्विस आपको एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर से मिलेगी वो आपको शायद अमेरिका में भी नहीं मिलेगी। वो क्या है वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम इस एडवर्टाइजमेंट को, इस वार्निंग को, इस चूरन को बंद करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी की तरफ। आईजीए नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट में डायरेक्टली हम जंप इन करते हैं। उससे पहले 2-3 मोटे मोटे नंबर जो कि पुराने नंबर हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ आने से जो कि मैजिकल दवाइयाँ हैं उनसे पहले के नंबर हैं। उनमें मोटा नंबर है कि जो बच्चे, स्पेशली ये यूके में स्टडी हुई है कि जो बच्चे डायग्नोस होते हैं उनमें से तकरीबन 50% बच्चे 20 साल तक मुकम्मल किडनी फेलियर में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो एज 20 पे डायग्नोस हुए थे आईजीए नेफ्रोपैथी के साथ, तो एज 30 में उनमें से 50% बच्चे डायलिसिस पे होंगे। ये रफ सा एस्टिमेट है, 50 नहीं भी होंगे। इसी तरह एडल्ट्स की भी सेम सिचुएशन है कि अगर आप एज 30 में फ़र्ज़ करें कि आईजीए नेफ्रोपैथी पे डायग्नोस होते हैं, तो 20 साल में हर 100 में से तकरीबन 75 बंदे मुकम्मल किडनी फेलियर की तरफ जाके डायलिसिस पे चले गए होंगे। ये वो नंबर हैं जिनसे इस इंडियन पेशेंट को डराया गया। ये वो नंबर हैं जिनसे आपके पाकिस्तानी इंडियन नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डराते हैं और मेरी नज़र में, मेरी इवैल्यूएशन में ये नंबर इररेलेवेंट हैं, क्योंकि ये वो नंबर हैं जब हमारे पास एक दवाई थी प्रेडनिसोन आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए और एक दवाई थी आपकी सीकेडी को मैनेज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब हमारे पास कोई 3-4 एक्टिंग दवाइयाँ हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के मर्ज़ को ट्रीट करने के लिए और कोई 5 दवाइयाँ हैं सीकेडी को ट्रीट करने के लिए। प्लस हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को मिला के और ज़्यादा कितना फ़ायदा आपको दे सकती है। तो 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के ट्रीटमेंट के 3 बड़े हिस्से। उसमें से पहला आईजीए नेफ्रोपैथी के मर्ज़ की ट्रीटमेंट।
उसके बाद दूसरा आता है वो इन्फ्लेमेशन जो गुर्दे के अंदर इस आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से हो रही है। और तीसरा हमारा सीकेडी की ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट या वो मर्ज़ का हिस्सा जो कि हर गुर्दे के मर्ज़ में स्टार्ट हो जाता है, बेशक वो आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से हो, बेशक वो किसी और मर्ज़ की वजह से हो, और इन सब की ट्रीटमेंट तकरीबन सेम होती है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आईजी नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट में एंटर होने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें। आईजी नेफ्रोपैथी का ईस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश रीजन में, चाइना में भी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी शायद बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास गुर्दे का मरीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट तक पहुंचते पहुंचते पहले ही बहुत तबाही कर चुका होता है। वो होम्योपैथिक, हकीम, जनरल फिजिशियन सब के तजर्बों से गुजर चुका होता है और उसका किडनी फंक्शन तकरीबन 30-40% रह चुका होता है, बाकी सारी नेफ्रॉन्स उड़ गई होती हैं। तो शायद ये एक वजह है प्रोग्नोसिस ख़राब होने की। यहाँ से हम चलते हैं कि आईजी नेफ्रोपैथी या किसी भी नेफ्रोपैथी में ट्रीटमेंट का मेन मकसद होता है कि हर नेफ्रॉन को हमने बचाना है, क्योंकि हमारे पास हकीम की तरह या होम्योपैथिक की तरह कोई जादुई इलाज नहीं है। वो पता नहीं है भी है कि नहीं। पिछले दिनों बल्कि एक जोक हो रहा था कि हकीम और होम्योपैथिक के पास आर्टिफिशियल किडनी का इलाज भी आ चुका है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल किडनी जब मिल गई और वो ख़राब हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट भी होम्योपैथिक साहब के पास है। एनीवेज, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जब मरीज़ आता है तो हमारी पहली एफर्ट होती है कि हमने उसका हर नेफ्रॉन बचाना है। उसके ईजीएफआर को आइडियली 1 ml पर मिनट पर ईयर से कम गिरने देना है। ये हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी पे अमल करने के लिए ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे हिस्से हैं। मैं उनको ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले अच्छा करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर बारीकी की समझ आए। सबसे पहले है कि हमने जो आईजीए एंटीबॉडीज़ हैं, जो आईजीए एंटीबॉडी डैमेजिंग फैक्टर है और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है। इसकी दो मेन मैकेनिज्म है। एक है डिप्लीशन ऑफ बी सेल्स, दूसरी है मॉड्यूलेशन ऑफ बी सेल्स। जो डिप्लीशन ऑफ बी सेल्स है, इस स्ट्रैटेजी में अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं है। रेटोक्सीमैब आईजी नेफ्रोपैथी में काम नहीं करती, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं जो कि बी सेल जिनमें से आईजी नेफ्रोपैथी बनती है, आईजीए एंटीबॉडीज़ बनती हैं, स्पेसिफिक बी सेल्स को टारगेट करके इन एंटीबॉडीज़ को बनने को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जो दो नई दवाइयाँ इमर्ज हो रही हैं वो है फेल्जरटमैब और मेज़ागिटामैब। दूसरी फिलॉसफी जो है, जो आईजीए एंटीबॉडी बनने को कम करती है, उसको हम कहते हैं बी सेल मॉड्यूलेशन। यानी कि बी सेल के अंदर एक्टिविटी, उनकी ग्रोथ को, उनकी प्रोलिफरेशन को इस तरह चेंज किया जाए कि वो आईजीए एंटीबॉडी बनाना छोड़ दें। उसमें जो अभी हमारे पास मेन सक्सेस है वो है ब्यूडिनोसाइड। इसके नाम से आप वाकिफ़ भी हैं। जो मिडल ईस्ट और अमेरिका में पेशेंट हैं वो ये दवाई यूज़ भी कर रहे हैं और एक मुनासिब डोज में ये तकरीबन 6 महीने से 9 महीने तक दवाई दी जाती है, जिससे आपका प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो जाता है, आपका ईजीएफआर बढ़ना रुक जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली हैं स्टेरॉयड जो कि लोकली आपकी आंतड़ियों पे एक्ट करते हैं, पर इनके बंद होने के बाद देखा गया है कि 2-3 साल बाद बाज़ औक़ात आईजीए नेफ्रोपैथी प्रोटीन यूरिया दोबारा वापस आ जाते हैं और बाज़ औक़ात रिपीट कोर्स करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हल्की डोज पे इसको चला के रखना पड़ता है। इसी तरह साइंसदान बी सेल्स की प्रोलिफरेशन या उनमें से आईजीए एंटीबॉडीज़ को बनने से रोकने के लिए ज़्यादा पीछे जाके काम करना शुरू हो गए हैं और वो सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से बी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है और ज़्यादा आईजीए एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इन दवाइयों में जो मोटे मोटे नाम हैं वो हैं एटासिसेप्ट, टेलाटैकिसेप्ट और पॉवीटैकिसेप्ट। आईजीए नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है कि गुर्दे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, वो एंटीबॉडीज़ जो पहले ही गुर्दे में आ चुकी हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना चुकी हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, उनको हमने रोकना है। पहले हमने उन एंटीबॉडीज़ को रोका जो बनने जा रही थी या बन रही थी। अब हम उस इन्फ्लेमेशन, उस सोजिश को गुर्दे के अंदर रोक रहे हैं जो कि पहले से चल रही है आपकी बायोप्सी होने से। उसके लिए अभी तक जो हमारी सबसे मौसर दवाई है वो है हमारी मशहूर ज़माना प्रेडनिसोलोन। लेकिन प्रेडनिसोलोन आपको पता है उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, आप खा के पागल हो जाते हैं। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे जो अभी नई दवाई अमेरिका में अप्रूव हो चुकी है और जिसके बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स हैं, बाकी दुनिया में अभी अवेलेबल नहीं है, उसका नाम है इप्टाकोपोन
और रिसर्च ने साबित किया है कि ये प्रोटीन यूरिया को कम करती है, ईजीएफआर डिक्लाइन होने से रोकती है, गुर्दे की लाइफ बढ़ाती है। मेडिसिन की इसी क्लास में जो कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स को इनहिबिट करती हैं, और भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इमर्ज हो रही हैं जिनके ट्रायल अभी भी चल रहे हैं फेज़ 3 में। उनको हम कभी फ्यूचर में भी 5 माह बाद या 6 माह बाद दोबारा एक नई एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट के तीसरे पार्ट की तरफ, यानी कि सीकेडी की ट्रीटमेंट। कोई भी गुर्दे का मर्ज किसी भी वजह से हो, उसका फाइनल जो फेज़ होता है वो होता है सीकेडी, जिसका मतलब है कि गुर्दे के अंदर प्रेशर चेंजेस हो रही हैं, गुर्दे के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं, इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रोसिस है, वो जो आप बायोप्सी रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि 20% इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके गुर्दे के अंदर डैमेज हो चुकी होती हैं और ये डैमेज को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इनको रोकने के लिए हम अपनी मशहूर ज़माना दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज से 5-7 साल पहले सिर्फ एक दवाई थी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब हमारे पास तकरीबन 5 दवाइयाँ हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे कि डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओजेम्पिक, मिनरेलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि हमारे पास फिनरिनोन, और इसी तरह जो नई डुअल एक्शन मेडिसिन आ गई हैं, अमेरिका में अप्रूव्ड हैं, वो है स्पारसेंटन। तो अब ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि हम पिछला डेटा यूज़ करके आज के 2025 के मरीज़ों को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 5 साल पहले भी हमारे पास इनमें से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थीं। और अब जब आप 2024 या 25 में डायग्नोज हुए हैं और आप बहुत अच्छा आईजीए नेफ्रोपैथी को भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोटीन यूरिया को भी इन रेगुलर ट्रेडिशनल दवाइयों के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो स्कोर अगले 15-20 साल में डिफरेंट होंगे। जिस पेशेंट ने अभी ब्यूडिनोसाइड यूज़ की है और उसका प्रोटीन यूरिया मुकम्मल ख़त्म हो गया है, वो उस मरीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है जिसको 10 साल पहले आईजीए नेफ्रोपैथी हुआ था और उसके पास प्रेडनिसोलोन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। एपिसोड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं 2-3 बड़े अहम और खुश आइन मैसेजेस के साथ। सबसे पहले तो ये कपल जिसको अमेरिकन नेफ्रोलॉजिस्ट ने डरा दिया हुआ था, जिन्होंने अपनी शादी, अपनी लाइफ प्लान करनी थी, उनको मैंने रीअश्योर किया कि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और यू नेवर नो कि अगले 2-3 साल में हमारे पास ऐसी कोई दवाइयाँ आ जाएं जो जड़ से, हकीम की तरह जड़ से आईजीए नेफ्रोपैथी को उखाड़ दें। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया में एक्चुअली प्रोग्नोसिस की बुरी वजह ये नहीं है कि हमारे पास अभी दवाइयाँ नहीं हैं, जो कि एक वजह है। बड़ी वजह यह है कि हम डायग्नोसिस करते और सही नेफ्रोलॉजिस्ट तक पहुंचते बहुत लेट हो जाते हैं। तब तक हमारी इतनी तबाही हो चुकी होती है कि सही दवाइयाँ भी सही काम करने से कासर रहती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अभी आज, पिछले साल, अगले साल आईजीए नेफ्रोपैथी से डायग्नोज होने वाले पेशेंट्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी अपनी हंच है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हमारे पास इतनी ज़बरदस्त किस्म की दवाइयाँ आ जाएंगी कि आईजीए नेफ्रोपैथी को बड़ा अच्छा मैनेज किया जा सकेगा, और जो पिछले स्कोर या नंबर नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको बता के डराते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में क्या बताया है, उसने इवन आपसे बात भी की है कि नहीं, क्योंकि जब बात करने वाली बात है, या उसने भी आपको यही डेंजरस किस्म के नंबर बता के कि आपने 5 नहीं तो 10 साल नहीं तो 15 साल में बिल्कुल लुढ़क जाना है, डायलिसिस पे चले जाना है, आपको डराया हुआ है। मुझसे आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, अपनी राय भी देनी है, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। क्या आपको भी मेरी तरह नई दवाइयों का इंतज़ार है? मुझे आपने ज़रूर बताना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।